स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से और ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि वन दरोगा परीक्षा के एडमिट कार्ड्स भी आयोग ने जारी कर दिए हैं, तो आप सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक अंतिम जो है रूप भी आप प्रदान कर कीजिए। और इसके जस्ट बाद जैसा वन दरोगा का सिलेबस है उसमें कुछ साइंस अधिक है, तो आप वन दरोगा के एग्ज़ाम के जस्ट बाद जो है अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुट जाइए। चाहे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए चाहे ख़राब हो जाए, ख़राब हो जाना है तो डिमोरलाइज नहीं होना है, और अच्छा हो जाना है तो उसमें भी जो है ज़्यादा आप उसमें जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी छोड़ मत दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है लगातार ही होंगे। अब लगभग 4-5 महीने तक जो है लगातार एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसी अनुसार अपने को तैयार रखिए। और फिलहाल मैं अपने लेक्चर्स की बात करूं तो हिंदी हम लोगों का चल रहा है। जैसा मैंने आपसे बताया कि हिंदी के लेक्चर्स को मैं फ़िलहाल अभी कंटिन्यू करूंगा 1-2 दिन, और एक आध टॉपिक जो है जैसे संधि का टॉपिक है इसको ख़त्म करने के बाद ही मैं जो है दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर की तरफ चलूँगा। फ़िलहाल हिंदी के हमारे जो है 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, और उन 8 लेक्चर्स में 8-9 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। फ़िलहाल हम जो है संधि का अध्ययन कर रहे हैं, और संधि में आपने जो है स्वर संधि को बहुत अच्छे से देख लिया है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार का हम अध्ययन कर चुके हैं, 5 प्रकार को हम देख चुके हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि संधि के 2 प्रकार और होते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अगर आप हिंदी का आयोग का सिलेबस देखेंगे तो उसमें संस्कृत ये आपका संधि में आप देखेंगे कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि उसमें है नहीं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने आयोग ने जो संधि आपकी दी है वो सिर्फ और सिर्फ लिखी हुई है स्वर संधि। हालांकि इससे पहले तक आप देखेंगे दोनों प्रकार की संधियां सिलेबस में रहती थी। जैसे आप कहेंगे कि तीनों प्रकार की सिर्फ संधि लिखा रहता था, तो उसका मतलब है कि स्वर संधि भी आ सकती है, व्यंजन भी आ सकती है और विसर्ग भी आ सकती है। लेकिन अभी जो पिछले 3-4 महीने पहले जो सिलेबस अपडेट हुआ आयोग का, उसमें से उन्होंने जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ स्वर संधि और उसके प्रकार का उल्लेख किया हुआ है। लेकिन एज अ टीचर मेरा ये मानना है कि जब आप स्वर संधि कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, व्यंजन संधि मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और विसर्ग संधि मैंने बताया, मैं अभी बताऊंगा, तो उसमें 4 और 5 नियम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अगर सिलेबस में नहीं है और आप उसे पढ़े नहीं, ठीक है, हल्का हल्का आप उसने उसका अध्ययन करना है। ठीक है, ताकि अगर विसर्ग संधि से या आउट ऑफ द बॉक्स का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके लिए भी कुछ मात्रा में अपने आप को तैयार रखें। तो इतना कठिन विसर्ग संधि है नहीं, बहुत हल्का सा टॉपिक है। स्वर संधि और विसर्ग संधि जब आपकी दोनों कंप्लीट हो जाती हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि व्यंजन संधि को आप पहचान लेंगे। ठीक है ना। तो मैं आज आपको विसर्ग संधि कराने जा रहा हूँ, उसके कुछ नियम है उसको मैं कराऊंगा आपके सामने आपके लिए, और कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको विसर्ग संधि को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहूँगा कि इसी लेक्चर में आपको ये चीज़ें विसर्ग संधि आपकी यहीं पर को क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक जो आपका एक इशू है, अगर जैसे देखिए जो चीज़ सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है कि आपका व्यंजन संधि विसर्ग, अगर वो आ गया, देखो यदि बाई चांस अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि जो है सिलेबस में नहीं था दे दिया। हिंदी मीन्स आपने हर एक चीज़ का अध्ययन करना है, बखूबी उसका अध्ययन करना है। और ज़्यादा दिक्कत है नहीं, जब आपने स्वर संधि पढ़ ली है, स्वर संधि आपको समझ में आ गई है, तो विसर्ग संधि आपको उससे भी बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, दीर्घ संधि की तरह आपको महसूस होगी विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक आगे चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो है इससे पहले के लेक्चर्स सभी पढ़े हुए हैं, सब कुछ आपने सबका अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको आपने दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जो है हर एक चीज़ आप प्रॉपर रूप से आप कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो अगर आपने पहले की संधि को समझा है तो ही आप विसर्ग संधि की तरफ बढ़िए। ठीक है, फिर पुराने जो लेक्चर्स हैं, और
स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। अगर आप सीधे ही विसर्ग संधि पढ़ने लग जाएं, आपने ना स्वर संधि पढ़ी, ना आपने वर्णमाला पढ़ी, ना आपने वर्ण पढ़ा, ना आपने स्वर पढ़े, ना आपने व्यंजन पढ़े, सीधे ही आप ये कहो कि आज विसर्ग संधि पढ़ लेते हैं, तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्तनी विच्छेद आना चाहिए, वर्णों का क्रम समझ में आना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। संधि के लिए बहुत समझने के लिए आपको इससे पीछे की बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो विसर्ग संधि क्या होती है, जहां पर को डेफिनेशन पे आते हैं, जहां पर प्रथम वर्ण आपका क्या होगा, विसर्ग होगा। जाहिर सी बात है, द्वितीय तो कभी विसर्ग हो नहीं सकता है, क्योंकि विसर्ग तो अंत में लगता है, ठीक है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ही ये होगा। यानी संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। एक तो क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जिसे हम संधि के अनुसार हम प्रथम भी कह देंगे इस तरफ से, दूसरे शब्द का जो प्रथम आएगा उसको हम द्वितीय वर्ण कह देते हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं। इतना आप समझ चुके हैं। तो जहां पर को ये पहला जो वर्ण होता है, ये यदि आपका विसर्ग हो जाएगा, जहां पर पहला वर्ण आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, आपका विसर्ग संधि हो जाती है। जहां पर पहला वर्ण विसर्ग हो जाएगा, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, जहां पर दोनों स्वर हो जाएंगे तो वहां पर स्वर संधि, जहां पर दो में से एक भी व्यंजन हो जाएगा तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अच्छा, अब कुछ नियम है, हम उन नियमों की तरफ चलते हैं, जिसमें नियम नंबर 1 है, जो ये कहता है कि विसर्ग का अ में परिवर्तन, विसर्ग का अ में परिवर्तन, विसर्ग का अ में बदल जाना, ठीक है। नियम नंबर 1 क्या होता है, विसर्ग का अ में बदल जाना। अब आपने ये देखना है कि विसर्ग का अ में परिवर्तन कब होता है, ठीक है। तो देखिए, आपने नियम क्या याद रखना है, देखो, जब विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, जब विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो। यानी यहां आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है, पहला वर्ण आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग से पहले आपको क्या दिख रहा है, अ दिख रहा है, ठीक है। देखो, जहां भी विसर्ग होगा उससे पहले निश्चित तौर पर स्वर ही होगा, क्योंकि व्यंजनों में विसर्ग लगता ही नहीं है। केवल अगर व्यंजन होगा, जैसे म है, आधा म है, इसमें विसर्ग लग ही नहीं सकता है। महा होगा यानी इसके पीछे क्या है, स्वर जुड़ा है, स्वर के पीछे आप विसर्ग लग। जहां पर भी आप देखेंगे कि आपका विसर्ग से पहले क्या है, अ है, प्रथम वर्ण आप क्या कहोगे, विसर्ग से पहले क्या है, अ है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखेंगे, इसके दूसरी तरफ दूसरा वर्ण अगर यदि अ है, दूसरा वर्ण क्या है, यदि अ है, दूसरा वर्ण भी अ है, साथ ही साथ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, साथ ही साथ आपका इसके कोई भी अंतःस्थ, कोई भी क्या, अंतःस्थ, कोई भी अंतःस्थ, साथ ही साथ इसमें हो, साथ ही साथ इसमें हो, ये आपको कहीं पर भी दिखाई दे, पहले आपने समझना है, फिर मैं बहुत अच्छे से शॉर्ट तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए। विसर्ग 4-5 ही तरीके से अपने रूप बदलता है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर इन संधियों का, अगर इन नियम के अनुसार जैसे आपके स्वर संधियों के नाम रखे गए वैसे इनके भी नाम रखे जाते तो आपको थोड़ा सा और डिफिकल्टी हो जाती, फिर आपने नाम के अनुसार भी इनको याद करना पड़ता, क्योंकि सिर्फ नियम ही है तो हल्के में भी आप लोग ले लेते हैं, ठीक है। बहुत इतना कठिन चीज नहीं है, आप सिर्फ नियम पे ध्यान दीजिए, नियमानुसार ही हर चीज है, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे जितनी भी विविधता है, जो भी आप, अगर आप वर्णमाला को समझ चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे हिंदी को, आप देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर कितने शानदार तरीके से हिंदी की वर्णमाला को क्लासिफाई किया हुआ है, और उसी के आधार पर संधियां भी हैं, ठीक है। आगे और आप समझेंगे इस बात को। देखिए, विसर्ग से पहले क्या है, अ है, और अगर आपको ये सब चीजें दिख जाती हैं, इस तरफ भी अ दिख जा रहा है, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था, व्यंजन, व्यंजनों के वर्ग, स्पर्शी व्यंजन, वो वर्ग अगर आपको याद है तो आप ये समझिए 30% हिंदी आप कंप्लीट कर लेंगे, संधि समझ जाएंगे, उसके साथ साथ आप जो है वर्णमाला, वर्तनी समझ जाएंगे, उच्चारण स्थान समझ जाएंगे, और साथ ही साथ तद्भव तत्सम भी आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, स्पर्शी वर्ग, स्पर्शी व्यंजनों के 4-5 वर्ग बताए थे, ठीक है। उन 5 वर्गों में क, च, ट, त, प, हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन मैंने बिठाए थे। तो उन 5 में से, उन 5 वर्गों में से यदि कोई तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाता है, अब याद रख, चलो मैं एक बार बता देता हूं, जैसे क वर्ग था, क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा था, क, ख, ग। ऐसे ही च वर्ग का क्या था, च, छ, ज। ऐसे ही ट वर्ग का ट, ठ, ड।
ऐसे ही ढौ वर्ग का ये क च ट तौ वर्ग का क्या था, तौ थौ दौ। ऐसे ही पौ वर्ग का क्या था, पौ फौ बौ। ये था। या इनका चौथा हो या इनका कोई इन्हीं के वर्ग का पांचवा हो, या अंतःस्थ। अंतःस्थ कौन कौन से होते थे मैंने बताया था, य र ल व। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि पिछले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। और इसके अलावा ह होगा। उस कंडीशन में इस विसर्ग को आपने किस में बदल देना है, ओ में परिवर्तित कर देना है। इस विसर्ग को, इस अह को आप किस में परिवर्तित कर दोगे, ओ में आप इसे परिवर्तित कर दोगे। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनः धन ज। एग्जाम्पल इसका क्या है, मनः धन ज। क्या देखें, क्या ये इस डेफिनेशन में खरा उतर रहा है, तो देखते हैं। यहां से क्या आया, विसर्ग आया। विसर्ग से पहले क्या लगा हुआ है, नौ में औ की मात्रा लगी हुई है। और यहां से क्या आया, जौ। जौ क्या है, अपने वर्ग का तीसरा है। तो ये यहां पर को ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मनोज। जिनका नाम मनोज है वो तो बिल्कुल इस संधि को याद रख लें कि मनोज शब्द में कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। अब अच्छा अगला देखते हैं, जैसे तपः धन वन। तपः धन वन। तो अब इसमें क्या बन जाएगा, यहां देखो क्या है, विसर्ग से पहले ओ है, यहां क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, तपोवन। बहुत सिंपल सा नियम है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि सिलेबस में नहीं दिया है तो नहीं पढ़ेंगे। जो आसान सी चीज़ है आप उसे कर सकते हैं, और इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप संधि में परफेक्ट हो जाएंगे। स्वर संधि और विसर्ग संधि को समझ गए तो व्यंजन संधि को मैं खुद कहूँगा कि मत पढ़िए, नियमों का उसमें बहुत ज़्यादा भंडार है, ठीक है। और इतना समझ गए तो उसको तो आप वैसे क्लासीफाई कर लेंगे। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। मनः धन योग। मनः धन योग, तो ये क्या हो जाएगा, मनोयोग। कौन सी संधि। अच्छा एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, देखिए आप इसकी उम्मीद में मत रहिए कि वो ये पूछेगा मनः धन योग क्या बनेगा। क्वेश्चन रिवर्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वो पूछ सकता है मनोज में कौन सी संधि होती है, तपोवन में कौन सी संधि होती है, मनोयोग में कौन सी संधि होती है, ठीक है। तो उस समय आपको जो है संधि विच्छेद करना आना चाहिए। और संधि विच्छेद करने के लिए आपको जैसे अभी आप आगे से नियम लगाते हुए चल रहे हैं ना, फॉरवर्ड चल रहे हैं, फिर आप रिवर्स आएंगे, तोड़ने में आप रिवर्स आएंगे। जैसे जब भी आप किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उस शब्द के मध्य में आप नजर डालेंगे, ठीक है। मैंने यण संधि और अयादि संधि भी बताई, उसमें मैंने आपको बताया था दोनों में अंतर क्या था। यण संधि में क्या बनता था, यो, उसमें क्या बनता था, यो व र। और अयादि संधि में क्या बनता था आपका, अय आय अव आव। परंतु अंतर क्या है उन दोनों में, जहां पर भी आपका यण संधि होगी तो उस यण संधि से पहले वाला जो व्यंजन होगा वो आधा होगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो ये कुछ अंतर हैं जिनसे आप इनको तोड़ सकते हैं। संधि को तोड़ने पर भी मैं कुछ एक आपका लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम संधि को तोड़ने की कुछ बिंदु, आप उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर उसमें हम ध्यान देंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि विसर्ग किस स्थिति में ओ में परिवर्तित होता है, जब किसी विसर्ग से पहले अ होगा और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या अंतःस्थ या स्वयं अ आएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, आपका ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा इसके कुछ अपवाद हैं, ठीक है। अपवाद क्या है ये देखिए, इस नियम के कुछ अपवाद हैं। क्वेश्चन आपके जनरली अपवाद से ही पूछे जाते हैं। अपवाद ये है कि यदि प्रथम शब्द पुनः और अंतः होता है, यदि प्रथम शब्द और हमेशा कोई भी अपवाद है, कोई भी नियम है, उसका एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में जरूर रखें। विसर्ग का ओ में परिवर्तित होने का एग्जाम्पल आप मनः धन जौ याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विसर्ग से पहले अगर अ होगा, उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होगा, तो यहां से आप लिंक कर सकते हैं। अच्छा मैं इसका आपको क्या बता रहा हूं, अपवाद बता रहा हूं। अपवाद ये कहता है कि अगर पहला शब्द पुनः या अंतः होगा तो इस कंडीशन में यह नियम आपका लागू नहीं होता है। अपवाद मतलब नियम आपका लागू नहीं होता है। उस स्थिति में विसर्ग किस में बदल जाता है, रॉ में बदल जाता है। अभी मैं आपको विसर्ग का रॉ में बदलने का नियम भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसी नियम के अपवाद में इसको ध्यान में रखें कि अगर पुनः और अंतः शब्द होगा तो उस स्थिति में नियम यही है। देखो विसर्ग से पहले ओ आ रहा है,
लेकिन इस स्थिति में यह नियम आपका काम नहीं करेगा। उस स्थिति में विसर्ग औ में न बदल के किस में बदल जाएगा, रौ में बदल जाएगा। और ध्यान रखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, पुनः धन जन्म। एग्जाम्पल मैंने देखा, बता रहा हूं आपको, पुनः धन जन्म। तो देखिए विसर्ग से पहले अ है, लेकिन शब्द क्या है, पुनः। मैंने क्या बताया, पुनः और अंत में यह नियम काम नहीं करेगा। तो आप इसको आसानी से तो समझ सकते हैं भी, ये पुनर्जन्म बन जाएगा। तो इस कंडीशन में रौ, विसर्ग किस में बदल जाता है, आधे रौ में बदल जाता है। तो ये आपका क्या बना देगा, पुनर्जन्म बना देगा। ठीक है। अंतः धन अग्नि। अब इस कंडीशन में अंतोग्नि नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। इस कंडीशन में ये क्या बनेगा, अंतरग्नि। क्या बनेगा, अंतरग्नि। ठीक हो गया ना, समझ गए बात। अगर पुनः और अंत होगा तो इस कंडीशन में यह नियम आपका कार्य नहीं करेगा। तो विसर्ग संधि का पहला नियम आपका क्या है, विसर्ग का अ में परिवर्तित होना। साथ ही साथ उसका मैंने आपको अपवाद भी बता दिया है। अ में विसर्ग कब परिवर्तित होगा, जब विसर्ग से पहले अ होगा, कोई स्वर मीन्स स्वर कौन सा होगा, अ होगा। और विसर्ग के बाद दूसरी तरफ आपको जब देखेंगे तो आपको अ ही मिलेगा, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा, या आपको जो है अंतस्थ दिखेगा, या आपको साथ में ह दिखेगा। तो इस स्थिति में विसर्ग अ में बदल जाएगा। पुनः और अंत के केस में ये क्या हो जाता है, आपका अपवाद हो जाता है। पुनः और अंत के केस में ये क्या हो जाता है, अपवाद होता है। पुनः और अंत के केस में क्या होता है, विसर्ग ओ में परिवर्तित ना होकर के किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका रौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। आगे मैं कुछ आसान तरीके से भी इसको समझाने की और कोशिश करूंगा। अच्छा, नियम नंबर 2 है आपका विसर्ग संधि में, विसर्ग का रौ में परिवर्तन हो जाना। विसर्ग का रौ में परिवर्तन हो जाना। ध्यान रखिए, ये मत समझिए कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स आपने थोड़ी बहुत चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ यूके एसएससी को ना देखिए, हो सकता है यूके पीएससी का कोई भी एग्जाम, हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी आ रही है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं विसर्ग संधि से। तो रौ में परिवर्तन किसी भी विसर्ग का कब होता है, तो अब यहां इसका एक नियम देखिए क्या है। इस नियम में अगर देखिए, आप पहले शब्द के अंत में नजर डालेंगे, और अगर आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। देखो, विसर्ग से पहले कभी भी व्यंजन नहीं होगा, हाँ ध्यान रखना। हम क्या कह रहे हैं कि विसर्ग को किस में चेंज कर रहे हैं, हम रॉ में चेंज कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कब चेंज करेंगे रॉ में। तो पहला लक्षण क्या है उसकी पहली शर्त ये है कि विसर्ग से पहले आपका अ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, होगा, या ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, बड़ी यू हो सकता है, छोटा ऊ हो सकता है, ए हो सकता है, आई हो सकता है, और ओ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब विसर्ग के दूसरी तरफ हम देखेंगे। दूसरी तरफ यदि हमको आ, उ, बड़ा ऊ, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या फिर अंतःस्था, या फिर अंतःस्था, या फिर अंतःस्था। ठीक है। ऊपर विसर्ग के अ में परिवर्तित होने और इसमें परिवर्तित रॉ में परिवर्तित होने में अंतर सिर्फ और सिर्फ किसका है, देखिए। उस कंडीशन में क्या था, विसर्ग से पहले अ होने की शर्त थी। रॉ होने की शर्त में क्या है, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर चलेगा, अ या आ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या है, देखो, दूसरी तरफ जैसे वहां ह ज्यादा था, ह बढ़ गया था, यहां दूसरी तरफ ये 3 वर्ण बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ या तो आपका आ होगा, या ऊ होगा, या बड़ा ऊ होगा, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या कोई अंतःस्थ होगा। तो उस कंडीशन में विसर्ग आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका रॉ में यहां पर वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, नि धन आशा।
अब दोनों में, अच्छा मैं दोनों में एक बार आपको अंदर भी लेकर के चलूंगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, निधन बल, निधन बल एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल हो गया आपका निधन आशा। एक एग्जाम्पल और मैं आपको नोट कराता हूं, बहिधन मुख, बही इसमें धन मुख, एक ही एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लिख लेंगे इसमें, आशी धनवाद, आशी धनवाद। इस नियम के और एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो चलिए इतने काफी हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, विसर्ग है। इस विसर्ग से पहले आपको क्या दिख रहा है, छोटी ई की मात्रा दिख रही है, विसर्ग से पहले छोटी ई दिख रहा है। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। यही फंडा काम आ गया आपका। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, रॉ में बदल जाएगा। ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, रॉ में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा, रॉ में बदल जाएगा। अच्छा, यहां से आ की मात्रा इस रॉ में बढ़िया से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो व्यंजन आधा होता है तो उसमें स्वर के लगने की गुंजाइश होती है। अगर पीछे से स्वर आ रहा है तो वो आराम से उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, रा बन गया। यहां क्या बचा, नी बचा। यहां क्या बचा, सा बचा। तो क्या बन गया, निराशा। ठीक है, अच्छा ये वाला वीडियो देखिए, निधन बल। तो यहां से क्या आया, विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या है, ई है। यहां से क्या है, बौ है। और यहां पर इस विसर्ग को हमने क्या बना दिया, रॉ बना दिया। अब यहां ऑलरेडी जब व्यंजन है तो इस रॉ के साथ दूसरा व्यंजन तो लगेगा नहीं, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रॉ आधा ही रहेगा, तब इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, निर्बल बन जाएगा। अंतर समझ रहे ना दोनों में, कहां पर को पूरा रॉ दिखेगा, जब आ उ और बड़ा होगा तब तो पूरा रॉ दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इनमें से कुछ भी होगा, अंत इस्ता होगा, तीसरा चौथा पांचवा होगा, तो रॉ ऊपर मात्रा के तौर पर लगेगा, यानी रॉ क्या रहेगा उस समय, आधा रहेगा। जैसे बहिर्मुख, अब आराम से क्या बन जाएगा, बहिर्मुख। बहुत सारे शब्दों को शुद्ध लिखना भी आप सीख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे बहिर्मुखी आपसे पूछ दिया जाए शुद्ध कैसे लिखा। आशीर्वाद बहुत बार पूछा गया है, शुद्ध कैसे लिखा जाता है। आप देखिए यहां से विसर्ग आया, आशी तो ऐसा ही रहा, रॉ आधा, वो के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन गया, आशीर्वाद बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर देखें, दुरह, नहीं दुर नहीं, दुहधन उपयोग, दुहधन उपयोग। तो इस कंडीशन में देखिए इसका क्या हो जाएगा, आधा रॉ हो जाएगा। ऊ की मात्रा किसमें लग जाएगी, रॉ में लग जाएगी। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। सामान्यतया बच्चों की आदत क्या होती है कि वो दुरुपयोग ऐसे लिख देते हैं, परंतु ये क्या है, गलत शब्द है, दुरुपयोग होता है। और असलियत में क्या होता है आपका, दुरुपयोग। अब यही शब्द आपसे पूछते हैं कि शुद्ध वर्तनी में लिखिए, तो ऐसे आपके ऑप्शन हो जाएंगे, दुरुपयोग करके। किसी में रॉ में बड़े ओ की मात्रा लगा देगा, तो ध्यान रखना किसकी मात्रा होती है, रॉ में छोटे ओ की इसमें आपकी क्या रहती है, मात्रा रहती है। तो इसको समझ गए, इस नियम को भी समझ गए। विसर्ग रॉ में कब परिवर्तित होगा, विसर्ग रॉ में एक ही शर्त पर परिवर्तित होगा, जब आपका विसर्ग से पहले क्या होगा, ओ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य व्यंजन होगा, सॉरी स्वर होगा। और दूसरी तरफ आ उ, ठीक है, आप इनको कह सकते हो कि वृत्तमुखी, जैसे आ उ, हालांकि वृत्तमुखी ओ औ भी होते हैं, औ भी होता है, लेकिन आ उ करके आप इसको याद कर सकते हैं। और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अंत इस्ता कोई होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, रॉ में आपका परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि का आपका दूसरा और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका एक यहां से भी आपका क्वेश्चन। साथ ही साथ वर्तनी भी आपकी यहां पर से, वर्तनी शुद्धिकरण भी आपका यहां से बन जाती है बहुत से एग्जाम्पल के साथ साथ। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको तीनों नियम एक साथ बताऊंगा। विसर्ग का सौ और शौ में परिवर्तन, विसर्ग का शौ और शौ में आपका परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए
विसर्ग से पहले आपने देखो क्या क्या रख लिया। विसर्ग से पहले आपने औ को रख लिया और उसके बाद अन्य व्यंजनों को दिया। तीसरे चौथे पांचवें के क्रम को आपने देख लिया है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और अंत तक आप रख के देख चुके हैं, और ह भी आप रख के देख चुके हैं विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद देखो आपने इन दो नियमों में, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद करने के लिए, समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इन दो नियमों में आपने कितनी चीजें कर ली हैं। इधर तो विसर्ग था, एक नियम में विसर्ग से पहले अ था, दूसरे नियम में विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई और अन्य स्वर था। ठीक है, यही था ना। अब ये शर्त खत्म हो जाएगी इसके बाद के नियमों में कि विसर्ग से पहले केवल अ या आ होना चाहिए, केवल ये होना। अब शर्त केवल इस तरफ के व्यंजनों में हम लागू करेंगे। ठीक है, अभी तक तो इन दोनों के लिए क्या शर्तें थी, जैसे अ में बदलने की शर्त में क्या था कि यहां का भी आपने स्वर देखना था, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। रॉ में बदलने की शर्त क्या थी, विसर्ग से पहले आपका अ या आ के अतिरिक्त जो है कोई भी अन्य आपका स्वर होना चाहिए। लेकिन अब हम जो शर्त रखेंगे वो यहाँ के व्यंजनों के लिए नहीं रखेंगे, यहाँ आपका कुछ भी चल सकता है। ठीक है, एक बार के अगर हम बात करें तो यहाँ आपका कोई भी स्वर आपका चल सकता है। ठीक है, इन तीनों में परिवर्तित होने के लिए मैं इसको, जैसे इसको तीसरा नियम मानूं तो इसको 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3 करके ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इनको तीनों को एक ही तरीके से बताना चाहूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन और चीजें आप 90 से 95% यहीं पर समझ पाएं। ठीक है, फिर वो आपके ऊपर है कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जो देखो क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज हमने इनमें क्या रखा, तीसरा चौथा पांचवा रख दिया है, इसमें भी हमने रख दिया और इसमें भी हमने प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा रख दिया है। बचे क्या, पहला दूसरा और शौ खुद ही आप अपने बचे। अंतःस्थ को भी आपने ऊपर वाले और दोनों नियमों आपने फिट कर दिया है। अच्छा, कोई भी व्यंजन, कोई भी विसर्ग, सॉरी, अब हमने देखना है सबसे पहले ये नियम इस 100 में कब बदलेगा। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये 100 कौन सा होता है, तालव्य 100 होता है। ये वाला 100 आपका क्या होता है, मूर्धन्य 100 होता है। ये वाला 100 आपका क्या होता है, मूर्धन्य 100 होता है। ये वाला 100 आपका क्या होता है, दंत्य 100 होता है। ये वाला 100 आपका क्या होता है, दंत्य 100 होता है। ठीक हो गया ना। अब देखिए नियम क्या है कि विसर्ग का किसमें परिवर्तन, बारी बारी से। सबसे पहले विसर्ग का तालव्य 100 में परिवर्तन, उसके बाद विसर्ग का मूर्धन्य 100 में परिवर्तन, उसके बाद विसर्ग का दंत्य 100 में परिवर्तन। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य मैंने क्यों कहा इनको, मैंने आपको व्यंजनों का वर्गीकरण भी बताया है। व्यंजनों के वर्गीकरण में इसका उच्चारण किससे होता है, जिह्वा का पिछला भाग ऊपरी तालु को टच करता है। मूर्धन्य के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग ऊपरी तालु को टच करेगा। दंत के उच्चारण में, इस वाले के उच्चारण में आपका जीभ जो है दांतों को टच करेगी। इसलिए इसी आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर जो है हमने इसे ये तीनों नाम दिए। आप जो है व्यंजनों के वर्गीकरण से भी जो है आप इसको जोड़ सकते हैं, जहां पर मैंने आपको व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान के आधार पर बताया था। अच्छा देखिए, कब मैं कहूंगा कि विसर्ग तालव्य 100 में बदलेगा, तो ध्यान से सुने। अगर यहां विसर्ग होगा, यहां विसर्ग होगा, ठीक है। देखो हिंदी की अब आप वैज्ञानिकता को समझेंगे, हिंदी भाषा को आप देखिए कितने अच्छे तरीके से हिंदी वर्णमाला को आप देखेंगे डिजाइन किया गया है। जैसे आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं ना, जो हिंदी से जो है कतराते हैं, पढ़ते नहीं है। अंग्रेजी तो सभी को अच्छी लगती है, A to Z ABCD कर दिया। हिंदी में बच्चों को दिक्कत क्या हो जाती है ना, विविधता होती है, और उस विविधता को हम समझा नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी आप इसी चीज को अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो आप ही को लगेगा कि कितना कठिन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिंक करके बताऊं, देखो कैसे। बुक्स में आपको नियम सिर्फ क्या लिखा होगा, देखिए, यदि विसर्ग के बाद चौ, छ या खुद शौ आए, यदि विसर्ग के बाद चौ, छ या शौ आपको दिखेगा, तो उस कंडीशन में विसर्ग किस में बदल जाता है, 100 में बदल जाता है। याद करते रहिए आप। ठीक है, अच्छा विसर्ग कब 100 में बदलेगा, तो यदि विसर्ग के बाद क ख, उसके बाद प फ, उसके बाद तो, ये आपके अगर डॉ ढ ये आएंगे, तो उसके बाद उस विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, 100 में बदल जाएगा। और उसके बाद विसर्ग का इस 100 में परिवर्तन कब होगा, तो बुक्स में आपको सीधे लिखा जाएगा कि जब विसर्ग के बाद आपका तो और थ आएगा या खुद ये 100 आएगा, तो विसर्ग इसमें परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मैं आपको लिंक करके पढ़ा रहा हूं। अगर आपको इन सब का उच्चारण स्थान पता है, जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान आपको पता है, तो क्या था, कंठ था। चौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता था, तालव्य। तो तालव्य 100 कब बनेगा, जब तालव्य वर्ग के शुरू के दो व्यंजन ही
विसर्ग के बाद आपको दिखेंगे और खुद आपको शौ दिखेगा। अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। अब आगे ये देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि मूर्धन्य और दंत्य कब। तो इसमें पहले देखते हैं कि दंत्य का मैं पहले आपको बता देता हूँ कि दंत्य शौ में कब जो है परिवर्तित होगा। देखिए, जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होगा, जब विसर्ग से पहले कोई भी क्या होगा, आपका स्वर होगा, और उसके तुरंत बाद, अच्छा, इसी वर्ग में जब आप स्पर्शी वर्गों का जो दंत्य वर्ग है वो कौन सा होता है, तो और थ होता है। ठीक है, तो और थो, ये कौन सा वर्ग होता है, दंत्य वर्ग होता है। जब विसर्ग के बाद तो और थो आएगा और साथ ही साथ स्वयं सौ आएगा, जब विसर्ग के बाद तो और थो आएगा, साथ ही साथ स्वयं सौ भी आएगा, यही वाला सौ आएगा, तो विसर्ग आपका किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दंत्य सौ में परिवर्तित हो जाएगा। देखो, जब दंत्य व्यंजन आएंगे तो दंत्य में परिवर्तित होगा, जब दंत्य व्यंजन आएंगे तो दंत्य में, साथ ही साथ सौ आएगा तो दंत्य में परिवर्तित होगा। जब इसके साथ तालव्य आएंगे, जो उन पांच ग्रुप में से जो तालव्य वर्ग का होता है, अगर कोई तालव्य वर्ग का आएगा, तालव्य वर्ग के पहले दो आएंगे तो किसमें परिवर्तित होगा, तालव्य में परिवर्तित होगा। और उसके बाद मूर्धन्य की बात करें तो बचे कौन कौन से, क ख, उसके बाद आपका बचा टो ठो, क ख बच गया, टो ठो बच गया, साथ ही साथ प और फ बच गया। अगर किसी मूर्धन्य, देखो मूर्धन्य सौ में विसर्ग कब परिवर्तित होगा, जब विसर्ग के बाद, जब विसर्ग से पहले आप कोई भी स्वर देख रहे हैं और विसर्ग के जस्ट बाद आप क्या देखेंगे, क ख टो ठो प फ, ये सब आप देखेंगे, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधे सौ में यहाँ पर को वो परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, वैज्ञानिकता को समझिए, हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता कैसे आप कैसे आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पॉइंट क्या है कि विसर्ग का सौ, शौ और सौ में बदलना, इसको हम कहेंगे तालव्य सौ, इसको हम कहेंगे मूर्धन्य सौ, इसको हम कहेंगे दंत्य सौ। ठीक है, कहेंगे तालव्य सौ में कब कोई विसर्ग बदलेगा, जब किसी विसर्ग के बाद तालव्य व्यंजन के पहले के, तालव्य व्यंजन ग्रुप के पहले के दो आएंगे, पहले के दो वर्ण आएंगे और साथ ही साथ खुद तालव्य सौ आएगा। दंत्य सौ में कब बदलेगा विसर्ग, जब उसके बाद जो दंत्य वर्ग होता है, स्पर्शी व्यंजनों का जो दंत्य वर्ग होता है उसके तौर थो आएंगे, साथ ही साथ उसके बाद जो ठीक शौ आएगा, उस कंडीशन में विसर्ग किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य दंत्य सौ में बदल जाएगा। और बचे हुए जो तीन वर्ग बच गए, कौन कौन से, क ख वर्ग बच गया, टो ठो वाला बच गया और प फ वाला बच गया, इस कंडीशन में विसर्ग किसमें बदल जाएगा, शौ में बदल जाएगा। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से हिंदी को समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि हिंदी की वर्णमाला कितने अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। ठीक है, सामान्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, आप आजकल देखेंगे कि रुझान ज्यादा अंग्रेजी की तरफ, बच्चे अंग्रेजी की तरफ जो आकर्षित रहते हैं। कारण उसका यही है, हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता और हिंदी भाषा का जो नियम, जो क्रमानुसार जो हिंदी भाषा को डेवलप किया गया है उच्चारण के आधार पर, उसका उन्हें बोध नहीं होता है। तो जब भी आप किसी को हिंदी पढ़ाएं तो इस चीज के बारे में जरूर पढ़ाएं, हिंदी वर्णमाला का बहुत अच्छे से अध्ययन कराएं, क्योंकि उसी में आपकी जो है पूरी हिंदी की जो भाषा है उसके अगर आप रुचि अगर किसी में बनाना चाहते हैं हिंदी की, तो आपको इस तरीके से जरूर बातें आनी चाहिए। और हमारी निज भाषा है, आपको इसका ज्ञान होना तो बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप देखेंगे कि जब हिंदी और हिंदी के विकास के आंदोलन चले थे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी, उन्होंने एक दोहा भी दिया था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो ये बात कही गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो आपने जो अपनी निज भाषा का ज्ञान अवश्य लेना है। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा सिंपल लगती है आजकल के बच्चों को ना, कि वो A to Z बस एक रूपता देखते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या विविधता है, लेकिन आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है और इसी तरह से आप इसे समझें। रटने का प्रयास पहले रटने का प्रयास ना करें, समझते हुए चलें। अच्छा, अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे तीनों प्रकार के मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे आपके पास आ जाएगा नि धन चय, नि धन चय, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये निश्चय। निधन चय में क्या बन जाएगा, ये निश्चय। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं इसके, धन चिंत, तो ये आपका क्या बन जाएगा, निश्चिंत। क्या बन जाएगा, निश्चिंत। ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसके, तो आप एग्जांपल में देखेंगे दुधन शासन, दुधन शासन। वैसे तो हिंदी में आप सिर्फ दुशासन लिख के काम चला देते हैं, परंतु जो शुद्ध शब्द होता है संस्कृत के अनुसार वो क्या होता है, दुशासन। दुशासन आपका
इस तरीके से वो लिखा जाता है। तो इन सब में देखिए वही खासियत है। तीनों एग्जाम्पल, यहाँ पे चौ आया, ठीक है, तो विसर्ग के जस्ट बाद चौ आपको मिलेगा, तो किसमें विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इस तरफ आपने नहीं देखना है। मैंने क्या बताया, अब आप इन 100 की कंडीशन में आप इस तरफ कब देखेंगे, आपने इस तरफ तभी देखना है जब आपको इधर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको कोई अंतःस्था दिख रहा है, या आपको ह दिख रहा है, ठीक है, या आपको आ, उ और बड़ा उ दिख रहा है, तभी आप इस तरफ देखेंगे कि इस तरफ क्या है विसर्ग से पहले। इन कंडीशनों में अगर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपको दिख रहा है तो आपने इस तरफ देखना ही नहीं है। अब उसके बाद अगर आपको वर्ग का पहला और दूसरा दिख रहा है तो आपने क्या देखना है उसमें, ये तालव्य है या कौन सा है, ये कौन सा है, तालव्य है, तो तालव्य सौ ही बनेगा। तालव्य सौ कौन सा होता है, ये वाला। अच्छा, अगर आप देखेंगे दंत्य है, यहां पर दंत्य देखेंगे तो दंत्य सौ बनेगा। इन दोनों के अलावा ये आप देखेंगे, बचे हुए आप देखेंगे, तब उस कंडीशन में क्या बनेगा, आपका मूर्धन्य सौ बनेगा। इसके एग्जाम्पल देख लिए। अब मैं आपको दूसरे प्रकार वाले एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल बता देता हूं, जहां पर आपका मूर्धन्य सौ बनता है उसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मूर्धन्य सौ के एग्जाम्पल में आप पहला एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे निधन कपट, निधन कपट, तो ये क्या बन जाएगा, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। निधन ठुर, निधन ठुर, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे एक एग्जाम्पल और, चलिए फिलहाल दो ही देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप बुक से भी जा सकते हैं देखने के लिए, आपको नियम समझ में आ जाए तो। शब्द बहुत प्रकार के हो जाते हैं, होते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, निष्कपट, क्या बन गया, निष्कपट। किस नियम के अनुसार, अगर विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ या प, फ इनमें से कोई भी होगा तो ये किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य सौ में बदल जाएगा, ठीक है। मूर्धन्य का ग्रुप तो आएगा ही आएगा, ट मूर्धन्य ग्रुप क्या आ गए, मूर्धन्य वर्ग का वर्ग के वर्ण हो गए। इसके साथ कंठ और ओष्ठ भी, इसी ओष्ठ भी जो है क्या बना देंगे, मूर्धन्य सौ बना देंगे, और ये क्या बन जाएगा आपका निष्ठुर, ये आपका क्या बन जाएगा, निष्ठुर। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप विसर्ग संधि के इस नियम के तहत आप देख सकते हैं। तो मैंने एक ही कॉलम में तीनों नियम आपके कंप्लीट करा दिए। अच्छा, 100 वाले के एग्जांपल अगर मैं देखूं तो देखिए, नमः, नमः धन ते, तो इसका यहाँ पर देखिए इस विसर्ग का किस में, तो किस वर्ग का है, दंत्य वर्ग का है, तो क्या बन जाएगा आपका, दंत्य सौ बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, नमस्ते, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं देखूं इसकी, निधन तेज, निधन तेज, तो ये क्या बन जाएगा आपका, निस्तेज, ये क्या बन जाएगा आपका, निस्तेज। निधन तेज क्या बन जाएगा, निस्तेज बन जाएगा, ठीक है। अगला है आपका दूधन साहस, साहस, दूधन साहस, तो इस कंडीशन में आपका ये क्या बन जाएगा, दुस्साहस। अभी ये क्या बन जाएगा, दुस्साहस। तो आप ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएं कि निस्तेज हो गया, दुस्साहस हो गया, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, और साथ ही साथ निश्चय हो गया, ठीक है, नमस्ते हो गया, इसमें कौन सी संधि है, तो वो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। आपको नियम भी क्लियर, आपको उसमें पता होना चाहिए कि इस नियम के अनुसार ये विसर्ग संधि हुआ होता है। अब देखिए विसर्ग संधि में एक आध नियम और है, उनको भी मैं आपको अगर जो है समय मिलेगा तो बताऊंगा। फिलहाल आप विसर्ग संधि के प्रमुख 5 नियमों में आप इसे समझिए, और इस विसर्ग संधि में 100 ये नियम आप जो है अगर देखेंगे तो इसको एक ही साथ क्लब करके पढ़िएगा, अलग अलग नियम में मत लिखिएगा। जिस तरीके से मैंने तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य तरीके से बताया, इसी तरीके से इसको समझने का, इसी तरह से इसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो आपकी चीजें रह गई हैं, देखिए एक दो चीजें रह गई हैं, जैसे एक लेक्चर में अभी आपके पास लेके आऊंगा संधि विच्छेद का, तो उस संधि विच्छेद के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जैसे ओ है, ओ का बनना 2 संधियों में होता है। एक तो गुण संधि में ओ बनता है, ठीक है, कब बनता है, जब ओ आ के बाद उ आता है तो ओ बनता है। एक आपका विसर्ग संधि में भी ओ बनता है। विसर्ग संधि में ओ कब बनता है, जब विसर्ग से पहले आपका क्या हो, ओ हो, और विसर्ग के बाद आपका क्या हो, या तो वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा हो, या आपका अंतःस्थ हो। तो उस कंडीशन में आपका क्या बन जाता है, या हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। तो इन दोनों संधियों में मैं आपको अंतर बताऊंगा जब मैं आपको संधि विच्छेद की तरफ लेके चलूंगा, संधि विच्छेद का नाम सीखेंगे। फिलहाल के लिए स्वर संधि के नियम, साथ ही साथ विसर्ग संधि के
3 नियम बहुत अच्छे से आप याद करिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं इन नियमों का डिस्कशन करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ जो है नोट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन